हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर ख़त्म कर लिया था। अब उस वीडियो में अगर हम शॉर्ट नोट्स डालते तो वीडियो हमारा क्या हो जाता लंबा, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर हम 7 कर रहे थे, क्लास 7 की एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, सॉरी क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर इसमें 7 था, जिसका नाम था पौधे और जंतुओं का संरक्षण। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था क्या, वनोन्मूलन। तो आपको एक बार क्या करना है, क्विक रिवीजन। वनोन्मूलन मतलब क्या होता है कि वनों को समाप्त करना। वनोन्मूलन का क्या अर्थ होता है, वनों को समाप्त करना। वनों को समाप्त करना, ये कई कारणों से समाप्त किए जा रहे हैं। जैसे कि कृषि के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ रही है, लोग वनों को समाप्त कर रहे हैं। घरों और कारखानों के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ रही है, वो लोग वनों को समाप्त कर रहे हैं। फर्नीचर बनाने के लिए फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, या फिर लकड़ी का ईंधन की रूप में प्रयोग करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। तो वनोन्मूलन समझ में आ गया आपको क्या, कि वनों की कटाई करना ही वनोन्मूलन कहलाता है। अब किन किन कारणों से होता है आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि वनोन्मूलन का परिणाम क्या है। तो आपने अगर बुक अच्छे से पढ़ा होगा तो एक एक वर्ड आप देख के चुटकियों में आंसर क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा रहेगा सुझाव आप लोगों को कि आप पहले बुक पढ़िए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स क्या होता है, शॉर्टकट सक्सेस का, ये शॉर्टकट आप से सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो थोड़ा टाइम दीजिए एक चैप्टर पे, तब तो आपको समझ में आएगा। देखिए वनोन्मूलन का क्या परिणाम हो सकता है। तो वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। तो वनोन्मूलन मतलब क्या होता है, वृक्षों को काटना। अगर वृक्ष काटेंगे तो हमारे द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड लेता कौन है, तो आप बोलेंगे वृक्ष। अगर वृक्ष को काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला तो है नहीं, तो वो कहाँ चला जाएगा, पूरा वातावरण में फैल जाएगा। अगर वातावरण में फैल गया तो हम ही लोग को नुकसान करेगा, हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ा देगा। तो यही चीज़ है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या आ जाता है, बढ़ जाता है। फिर भौम जल यानी कि भूमि के अंदर जो जल होता है, स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। वनोन्मूलन प्राकृतिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। यदि वृक्षों को इसी तरह अनावृत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरकता को भी कमी आ सकती है। ये भी चीज आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स में तो ये पढ़ लिए कि वनोन्मूलन का क्या परिणाम है। आप लिख देंगे कि वनोन्मूलन का ये परिणाम है, सूखा आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है, भौम जल का निम्नीकरण हो जाता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन आप बुक पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज डिटेल में मिलेगी कि आखिर ये भौम जल का निम्नीकरण कैसे हो जाता है, भूमि को उर्वरकता कैसे खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि आप बुक पढ़िए, क्योंकि आप पढ़े रहेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। सूखा पड़ने का क्या कारण है, तो एक एक चीज़ जो है मैं कुछ कोशिश की हूँ कि जो शॉर्ट नोट्स में पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ठीक है, तो याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे को भोजन बनाने के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। कम वृक्ष का अर्थ है CO2 के उपयोग में कमी आना, जिससे कि वायुमंडल में इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि CO2 पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उष्मीय विकिरण का प्रग्रहण कर लेता है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्मन होता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर से कमी आ जाती है। वर्षा दर में भी क्या आ जाती है, कमी है, जिसके कारण सूखा पड़ जाता है। आगे समझते हैं मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं। तो भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। तो वही वनोन्मूलन, वृक्षों की कमी, इसका मतलब वनोन्मूलन। ठीक है, कह रहा है भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है, क्योंकि जो वृक्षों की जड़ें होती है वो क्या करती है, मृदा को पकड़ के रखती है। अगर वृक्षों को वहां से हटा देंगे तो मृदा हो जाएंगी कमजोर, जो आएगा वो क्या करेगा, गिरा के चला जाएगा। तो भूमि पर वृक्षों की कमी से क्या होता है, मृदा अपरदन अधिक होता है। मिट्टी की
यानी मृदा की ऊपरी परत क्या हो जाती है, हटने से नीचे की कठोर चट्टान दिखाई देने लगती है। तो मृदा की भी लेयर बाय लेयर बैठी होती है, जो ऊपर की परत क्या हो जाती है, अपर्दन के कारण पूरा हट जाती है और नीचे वाला जो कठोर चट्टान है वो दिखाई देने लगता है, जिससे कि मृदा में ह्यूमस की कमी आती है। तो आप लोगों को पता होगा कि मृदा के जो ऊपरी परत होती है उसी में ह्यूमस की मात्रा होती है, अपर्दन के कारण वो चीज क्या हो गई है, हट गई है। तो हट गई है तो मिट्टी की उर्वरकता कहाँ से रहेगी, क्योंकि ह्यूमस के कारण ही तो उर्वरकता आती है। चट्टान में तो कोई वृक्ष होगा नहीं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। इससे मृदा के ह्यूमस की कमी आती है तथा इसकी उर्वरकता भी अपेक्षाकृत क्या हो जाती है, कम। धीरे धीरे उर्वरक भूमि मरुस्थल में परिवर्तन, अब धीरे धीरे क्या होगा, नष्ट होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें कोई भी वृक्ष नहीं लगेगा। तो उस तरीके से मरुस्थल में अगर भूमि क्या हो रही है, मरुस्थल में परिवर्तित हो रही है, उसी को क्या करेंगे, मरुस्थलीकरण, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, जैव मंडल के बारे में पढ़ते हैं। जैव मंडल किसे कहते हैं, तो कह रहा है जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें जीव क्या करते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसके लिए भूमि भी चाहिए, वायु भी चाहिए और जल भी चाहिए। तो ये तीनों मंडल मिलते हैं तो क्या बनता है, जैव मंडल। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये भी समझ लेते हैं कि जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं। तो सजीव यानी कि जिंदा लोग कहाँ मिलेंगे, जैव मंडल में, क्योंकि सबको ये तीन चीज तो जरूरी है एकदम। कह रहे अथवा जो जीवन यापन के योग्य है। जैव विविधता का अर्थ है, अब यहाँ पे तो होगा फिर जैव विविधता का क्या अर्थ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजाति, इसके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। तो जैव विविधता में क्या होती है कि सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, फिर वन्य जीव अभयारण्य किसे कहते हैं, तो वनस्पति जात और प्राणी जात के आवासों को संरक्षण देने के लिए ये सारी जगहों को क्या किया जाता है, चिन्हित कर दिया जाता है। वृक्षारोपण, इस क्षेत्र में क्या हो जाता है, वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, इस क्षेत्रों में क्या हो जाती है, निषेध कर दी जाती है। आप इस पे इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। वन्य जीव अभयारण्य किसे कहते हैं, अब एक एक करके समझते हैं। करा वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार से विक्षोभ से सुरक्षित है, यानी कि उन पर कोई भी खतरा नहीं है, ठीक है। तो जिसमें जंतु और उनके आवास, तो जंतु और साथ में उनका घर दोनों वह हर चीज से सुरक्षित होते हैं। तो ये राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, तो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तो वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र है जहां पर वो क्या हो सकते हैं, एकदम स्वतंत्र रहेंगे और साथ में उनको प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करेंगे, जैसे वो जीते आ रहे हैं वैसे ही जिएंगे। फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो वन्य जीव, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों को पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल आरक्षित क्षेत्र है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है कि वन्य जीवन, पौधे, जंतु संसाधन और उस क्षेत्र में आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। तो इसमें वन्य जीवन भी आएगा, उसके बाद पौधे और जंतु संसाधन और साथ में आदिवासी लोग जैसे जीते आ रहे हैं, उस क्षेत्र को जैव मंडल या आरक्षित क्षेत्र क्या कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। आगे समझते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के बारे में। तो क्या है कि पौधे एवं जंतुओं का वह स्पीच जो किसी विशेष क्षेत्र या विशिष्ट रूप में पाए जाते हैं उसे ही विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं, यानी कि किसी विशेष जगह पे ये पाए जाएंगे, ठीक है। तो उसी को क्या कहेंगे, विशेष क्षेत्रीय। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, बस आपको समझने की देरी है, ठीक है। ये किसी अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। तो कैसे पाए जाएंगे, अन्य क्षेत्र में अगर पाए जाते तो उनको सामान्य नहीं बोल देते, विशेष क्यों बोलते। विशेष मतलब एकदम विशेष, किसी एक ही स्थान पे होगा, ऐसे टाइप का, किसी विशिष्ट रूप में ही पाए जाएंगे। वन्य जाति और वनस्पति जाति और प्राणी जाति के बारे में पढ़ते हैं। कह रहे किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे क्षेत्र में वनस्पति जाति एवं वन जीव जंतु को प्राणी जाति कहते हैं। तो यही विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज में ही आएगा कि कह रहा है कि किसी विशेष क्षेत्र में पेड़ पौधे को वनस्पति जाति कहते हैं और जीव जंतु को क्या बोलते हैं, प्राणी जाति।
आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर और बाघ परियोजना। तो जैसा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जीव को ही तो बचाने के लिए हम क्या क्या बना रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान बना रहे हैं, जैव मंडल बना रहे हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बना रहे हैं। उसी तरीके से जो बाघ है, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग का जो पहले राष्ट्रीय जानवर था वो क्या था, शेर था। लेकिन शेर को हटाकर अब क्या कर दिया गया है, बाघ कर दिया गया। क्यों कर दिया है, क्योंकि जो बाघ हो रहे हैं और जो बंगाल टाइगर है, ठीक है, जो बंगाल टाइगर है धीरे धीरे वो लुप्त हो रहे थे। तो लुप्त हो रहे थे, उनको संरक्षण देना जरूरी है। तो इसीलिए उनको क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया। तो इसीलिए हम लोग का भी ये जो राष्ट्रीय जीव क्या हो गया, राष्ट्रीय जानवर क्या हो गया है, तो बाघ हो गया है। कह रहा है हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना शुरू की है। तो हमारी सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया है क्योंकि उनको बचा सके। इस परियोजना का उद्देश्य है अपने देशों में बाघों का उत्तरजीविता और संवर्धन करना, यानी कि बाघों को क्या करना, बचाना, ठीक है, उनके जो भी उनकी आवश्यकता है उनको पूरा करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संकटपन्न जंतु के बारे में। वे जंतु जिनका संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है। तो मतलब कि अगर निर्धारित किया गया है कि कोई जीव जंतु की संख्या X होनी चाहिए, ठीक है, X होनी चाहिए, अगर उससे वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी माइनस में हो रहा है, यानी कि अगर मान ले कि किसी भी जंतु का संख्या मान लिए 100, उसमें से वो घटना शुरू कर दिया है, तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। तो उन्हीं को बोल दिया है क्या, संकटपन्न जंतु। और इसी संकटपन्न जंतु के बारे में किस किताब में लिखी गई है, तो रेड डाटा बुक में लिखा गया है। रेड डाटा पुस्तक, रेड डाटा पुस्तक में वही चीज की वह पुस्तक जिसमें सभी संकटपन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। आगे पढ़ते हैं पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र किसी क्षेत्र के सभी पौधे और प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, जैविक अजैव घटकों जैसे कि अजैव, किसी क्षेत्र में सभी पौधे, प्राणी और सूक्ष्म जीव। अजैव में क्या आ जाएगा, जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा आदि संयुक्त रूप से एक दूसरे से क्या करे, एक दूसरे पर निर्भर रहे, तो वो क्या होता है, संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो पारितंत्र के निर्माण करने के लिए पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा, ये सारी चीजें की आवश्यकता होती है। पुनर्रोपण के बारे में क्या है, पुनर्वन रोपण के बारे में कि पुनर्वन रोपण नष्ट किए गए वनों को पुनः स्थापित करने को ही क्या कहते हैं, पुनर्रोपण कहते हैं। तो ये चैप्टर आप लोग का शॉर्ट नोट्स भी इसका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर अच्छा लगा है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अगर लाइक कर सकते हैं, ठीक है, आप हमें लाइक करके बता दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और शेयर भी करिए क्योंकि सभी बच्चे क्या करें, अच्छे से पढ़ पाए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।